दोस्तों आज से हम ड्रैगन प्रिंस युवान सीरीज को स्टार्ट करने वाले हैं। इस सीरीज की कहानी बहुत ही ज्यादा बढ़िया होने वाली है। ये सीरीज बैटल थ्रू द हेवन के यूनिवर्स से कनेक्टेड है। इस सीरीज को मोशन मैजिक स्टूडियो ने बनाया है, जिसने बीटीटीएच को बनाया था और उसी ने ग्रेट रूलर को भी बनाया है। ग्रेट रूलर में जैसा कि हमने देखा था कि शियाओ यान फ्लेम एम्पर लेवल पे पहुंच चुका है, तो ग्रेट रूलर के अंदर हमें बीटीटीएच के बाद की कहानी दिखाई गई थी। लेकिन ड्रैगन प्रिंस जो युवान है, इस सीरीज के अंदर हमें बीटीटीएच से भी पहले की कहानी दिखाई गई। करीब 50,000 साल पहले की कहानी को इसमें दिखाया जाएगा। ये सीरीज आगे चलकर बीटीटीएच, ग्रेट रूलर, मार्शल यूनिवर्स तीनों से जाकर मिलने वाली है। इस सीरीज का मेन कैरेक्टर जिसका नाम ड्रैगन प्रिंस युवान है, उसके पास ड्रैगन की पावर होती है। वो भी आगे चलकर शियाओयान, लिंगडोंग और मूशन के ही जितना पावरफुल होने वाला है। तो आप इस सीरीज को जरा सा भी मिस मत करना, क्योंकि ये सीरीज भी बहुत ही ज्यादा बढ़िया आगे चलकर होने वाली है। तो चलिए एपिसोड 1 को शुरू करते हैं। तो एपिसोड 1 के स्टार्ट में हमें प्रिंस युवान को दिखाया जाता है, जिसकी हालत वहाँ पर काफी ज्यादा खराब हो रही होती है। दरअसल प्रिंस युवान के अंदर किसी तरीके का पॉइजन डाला गया था, जो कि हर 3 साल बाद एक्टिवेट होता है। जब भी वो एक्टिवेट होता है, युवान के अंदर से बहुत ही ज्यादा पावर बाहर निकलने लगती है, जिससे उसकी लाइफ को खतरा भी हो सकता है अगर उस पॉइजन को सही टाइम पर कंट्रोल नहीं किया गया तो। इसलिए प्रिंस युवान की जो मदर है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर उस पॉइजन को रोकने की कोशिश कर रही होती है, ताकि जल्द से जल्द इस पॉइजन का असर खत्म हो जाए। युवान को वहाँ पर उस पॉइजन की वजह से काफी ज्यादा तकलीफ हो रही थी, लेकिन तब भी वो वहाँ पर जैसे तैसे खुद को संभाले होता है। लेकिन उसे ठीक करते करते युवान की जो मदर होती है, उनकी भी वहाँ पर हालत खराब होने लग गई थी, क्योंकि उन्होंने अपनी काफी सारी पावर का वहाँ पर इस्तेमाल कर लिया था। जो पॉइजन वाला ऑरा युवान के अंदर से बाहर निकल रहा होता है, वो आसमान में जाकर किसी तरह के ड्रैगन में भी बदल जाता है। उसके बाद तो युवान को और ज्यादा तकलीफ होने लग गई थी, जिस तकलीफ के बाद अचानक से वो एकदम ठंडा पड़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर उस पॉइजन का असर खत्म हो चुका था। इसलिए वो जो एल्डर होते हैं वहाँ पर युवान को जाकर चेक करते हैं। उसे चेक करने के बाद वो युवान के फादर और मदर से बता रहे होते हैं पॉइजन का असर अब खत्म हो चुका है, 3 साल तक के आपको टेंशन लेने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। लेकिन जैसा कि प्रिंस की उम्र हो चुकी है, इतनी उम्र में एक नॉर्मल कल्टीवेटर अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक कर लेता है, लेकिन अभी तक के मुझे प्रिंस के अंदर एक भी मेरिडियन को अनलॉक होते हुए नहीं देखा। मुझे एक भी मेरिडियन उनके अंदर महसूस नहीं हो रहे। लेकिन जैसा कि आप देख ही सकते हैं कि हर 3 साल में जब इस पॉइजन का असर होता है, तो वो पिछले 3 साल से ज्यादा भरकर होने लगता है। इस बार का भी असर बहुत ही ज्यादा खतरनाक था और अगली बार का इससे भी ज्यादा खतरनाक हो सकता है। उतनी देर तक कि अगर आपने कोई दूसरा तरीका नहीं निकाला होगा, तो हो सकता है कि अगली बार जब पॉइजन का अटैक हो, तो इससे प्रिंस की जान भी जा सकती है। ये सुनकर तो किंग और क्वीन वहाँ पर एकदम ज्यादा परेशान हो जाते हैं कि अब वो अपने बेटे को कैसे संभालेंगे। एल्डर युआन की मदर से कह रहे होते हैं आपको आराम करना चाहिए, क्योंकि अभी आपने पॉइजन का असर खत्म करने के लिए अपनी काफी सारी पावर का इस्तेमाल कर लिया है, इसलिए बेहतर यही होगा कि आप यहाँ पर आराम ही कर लो। किंग कह रहे होते हैं ये 3 साल ही सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है, इन 3 सालों के अंदर मेरे बेटे को बहुत ज्यादा पावरफुल बनना पड़ेगा, ताकि वो अगली बार जब पॉइजन का असर हो तो वो उसे खुद से ही कंट्रोल कर सके। वरना 3 साल बाद जब अटैक होगा तो हो सकता है उसमें उसकी जान चली जाए, जो कि मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता। तभी वहाँ पर युआन को होश आ जाता है। वो अपने पेरेंट्स से पूछ रहा होता है मैं समझ चुका हूँ कि मेरे पास अब सिर्फ 3 साल ही बचे हुए हैं, मैं मर जाऊँ उससे पहले आपको मुझे बता देना चाहिए कि आखिर ये पॉइजन क्या है। मैं आज तक ये खुद नहीं समझ पाया कि आखिर ये किस तरह का पॉइजन है और ये मेरे अंदर आया कैसे। तब ये सुनकर युआन के जो फादर होते हैं उससे कह रहे होते हैं लगता है अब टाइम आ चुका है तुम्हें सच्चाई बताने का। तो ये बात करीब 100 साल पुरानी है। 100 साल पहले दावो डायनास्टी हमारे जाओ डायनास्टी के साथ ही रहा करती थी। दोनों डायनास्टी मिलकर एक साथ ये पूरे के पूरे इलाके को चलाया करते थे। लेकिन आज से करीब 10 साल पहले दावो डायनास्टी ने हमारे खिलाफ ही जंग छेड़ दी और उनसे हमें फाइट करना पड़ा। पिछले कई सालों से दावो डायनास्टी ने अंदर ही अंदर खुद को पावरफुल बना लिया था, इसलिए हम अचानक से हुए हमले को उतना अच्छे से संभाल नहीं पाए। जिसके बाद हम उसी लड़ाई का सीन देखते हैं जब दावो डायनास्टी युआन के दावो डायनास्टी के ऊपर अटैक करने वाली होती है। उसी टाइम पे क्वीन जो होती है प्रिंस युआन को जन्म देती है। जैसे उन्होंने उसे जन्म दिया था, वहाँ पर एक होली ड्रैगन आया होता है, जिसे देखकर तो सारे के सारे लोग हैरान थे। किंग कहते हैं मेरे बेटे ने तो यहाँ पर कमाल ही कर दिया, जैसे वो पैदा हुआ यहाँ पर होली ड्रैगन आ चुका है। इसका मतलब साफ है कि जब एक नॉर्मल कल्टीवेटर अपने 8 मेरिडियन को अनलॉक करने के बाद युआई रिफाइनिंग लेवल पे पहुंच पाता है, तो मेरे बेटे को वो जिस करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट युआई रिफाइनिंग रैलन को एक्टिवेट करते हुए उसे कल्टीवेट कर पाएगा। लेकिन वो खुशी हो रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर एक पाइथन और स्पैरो स्प्लिट आ जाती है, जो कि उनके ही यूनियन के ऊपर अटैक करने के लिए आए। उसी के साथ साथ वहाँ पर दावो डायनास्टी का लीडर भी होता है, जिसका नाम जुआन होता है। वो वहाँ पर आने के बाद किंग से कह रहा होता है मैंने काफी साल तक के तुम्हारी गुलामी की है, लेकिन अब टाइम आ चुका है कि मुझे ये खुद पूरे के पूरे इलाके पे कब्जा करना पड़ेगा। अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि हमारे पास कितनी ज्यादा पावर है। हम तुम्हारे पूरे के पूरे
पूरे जाओ डायनास्टी को खत्म करके तुम्हारे इलाके पे भी कब्जा कर लेंगे। मैंने सुना है कि आज ही क्वीन ने अपने बेटे को जन्म दिया है जिसके पास तो होली ड्रैगन भी आया था, लेकिन तुम्हें एक और बात जान लेनी चाहिए कि आज ही के दिन मेरी वाइफ ने भी अपने बच्चे को जन्म दिया है। आज का दिन बहुत ही ज्यादा खास होने वाला था, इसलिए मैंने अपनी वाइफ को रोक कर रखा था कि उसे आज के दिन का ही इंतजार करना है। आज ही के दिन वो अपने बच्चे को जन्म देगी ताकि उसके पास भी उतनी ही पावर हो जितनी की तुम्हारे बेटे के पास होने वाली है। आज मैं तुम्हें यहाँ पर दिखा दूंगा कि तुम्हारी जाओ डायनास्टी जो है वो किसी काम की नहीं है। पूरी तरह से जाओ डायनास्टी का खात्मा हो जाएगा, जिसके बाद अब देखते ही देखते उसकी और किंग के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। दोनों तरफ से लोग एक दूसरे से फाइट किए जा रहे होते हैं। उनके सिपाही भी जो थे वो भी आपस में फाइट करना स्टार्ट कर देते हैं। जाओ डायनास्टी के जो सिपाही होते हैं उन्होंने गेट को बंद कर लिया होता है ताकि दावो डायनास्टी के लोग अंदर ना आ सके, लेकिन दावो डायनास्टी के पावरफुल कल्टीवेटर ने वहाँ पर सारे के सारे सिपाहियों के ऊपर अटैक करते हुए वहाँ का रास्ता तोड़ दिया होता है, जिस वजह से सारे लोग अब अंदर जा सकते थे। जाओ डायनास्टी के सारे लोग अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल करते ताकि वहाँ पर सभी को रोक सके, लेकिन फिर भी वो यहाँ पर कमजोर ही दिखाई दे रहे थे। तो वहीं किंग और जुआन के बीच में काफी जबरदस्त फाइट होने वाली होती है। दोनों ने अपने सबसे खतरनाक अटैक को एक्टिवेट कर लिया होता है। जुआन ने तो वहाँ पर अपने किसी स्वॉर्ड फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर लिया था, पर किंग भी यहाँ पर इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानने वाले थे। वो भी वहाँ पर अपनी एक बहुत ही खतरनाक टेक्निक को एक्टिवेट कर लेते हैं और जैसे दोनों की टेक्निक आपस में टकराती है वहाँ पर बहुत ही तेज धमाका हो जाता है। किंग यहाँ पर अपनी पूरी पावर का इस्तेमाल कर रहे होते ताकि वो जुआन को यहाँ पर ना जीतने दे, लेकिन तब भी यहाँ पर जुआन ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। वो वहाँ पर किंग के ऊपर बहुत ही ज्यादा खतरनाक अटैक करते हुए उन्हें वहाँ से उठाकर बहुत दूर फेंक देता है, जिस वजह से किंग की यहाँ पर हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी। जुआन वहाँ पर किंग से कह रहा होता है अगर तुम यहाँ पर अपनी जाओ डायनेस्टी को बचाना चाहते हो तो तुम्हारे पास होली ड्रैगन कॉन्टैक्ट जो है वो मुझे वापस कर दो। अगर तुमने उसे मुझे दे दिया तो यहाँ पर मैं तुम्हारे जाओ डायनेस्टी को छोड़ दूंगा, वरना मैं पूरी की पूरी जाओ डायनेस्टी को खत्म कर दूंगा। और ये होली कॉन्ट्रैक्ट ड्रैगन जो होता है वो वही होता है जो स्पिरिट जो है ड्रैगन की अभी प्रिंस युआन के अंदर गई है। उसी स्पिरिट को यहाँ पर जुआन जो होता है किंग से मांग रहा था। वो वहाँ पर इसके लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं होते, लेकिन तब भी वो वहाँ पर कमजोर पड़ चुके थे। इसी वजह से जुआन महल के अंदर जाने के बाद प्रिंस को घसीट के बाहर निकाल लेता है और वहाँ पर लाने के बाद उसने अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक फॉर्मेशन बना लिया था, जिस फॉर्मेशन के अंदर वो अपनी पावर को मिला देता है। और इस वजह से फॉर्मेशन इतना ज्यादा खतरनाक हो गया था कि वो फॉर्मेशन वहाँ पर प्रिंस युआन के अंदर से उनकी ड्रैगन स्पिरिट को बाहर निकाल लेता है। वो ड्रैगन स्पिरिट जैसे ही बाहर आती है जुआन के पास जो पाइथन और स्पैरो की स्पिरिट थी वो उस ड्रैगन स्पिरिट को खाना शुरू कर देती है। वो उसके ऊपर अटैक करते हुए उसका सारा का सारा ऑरा अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर जाती है, जिस वजह से यहाँ पर प्रिंस युआन की जो पावर थी वो खत्म हो चुकी थी। वो पैदा ही वहाँ पर ड्रैगन स्पिरिट के साथ हुआ था, जिस वजह से उसे अपने 8 मेरिडियन अनलॉक करने की जरूरत भी नहीं थी। लेकिन इस जुआन की वजह से वो ड्रैगन स्पिरिट तो चली ही गई, बाकी सारे के सारे 8 मेरिडियन जो अनलॉक हुए थे वो भी सारे के सारे डैमेज हो चुके हैं। लेकिन तब भी वहाँ पर प्रिंस के आसपास पूरी तरह से ऑरा का घेरा बना हुआ होता है। ये देखकर तो जुआन को बर्दाश्त नहीं होता कि मैंने यहाँ पर इसकी ड्रैगन स्पिरिट छीन ली, तब भी इसके पास किस तरह का ऑरा फैला हुआ है। इसलिए वो वहाँ पर जाकर और पावर को अपनी मदद से प्रिंस की पावर को खत्म करना शुरू कर देता है। जिसके बाद हम प्रेजेंट टाइम का सीन देखते हैं। वहाँ पर किंग युआन से कह रहे होते हैं उसी दिन के बाद से तुम्हारी कल्टीवेशन पावर नहीं बढ़ रही है। जब तुम पैदा हुए थे तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पावर थी, अच्छे अच्छे कल्टीवेटर से भी ज्यादा तुम्हें बिना कल्टीवेशन के ही इतनी पावर मिल गई थी, लेकिन सब कुछ उस जुआन की वजह से हुआ है जिससे तुम्हारी पावर छीन ली और इस वजह से तुम आज तो अपना 8 मेरिडियन तक की अनलॉक नहीं कर पा रहे हो। तो ड्रैगन स्पिरिट हासिल करने की बात तो छोड़ ही दो। जो सुनकर तो युआन को भी बहुत ज्यादा बुरा लगता है। वो अपने पेरेंट्स से कह रहा होता है मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से आपको कितनी ज्यादा परेशानी उठानी पड़ी है। वेल्टर वहाँ पर युआन को बता रहे होते ये तो कुछ भी नहीं, तुम्हें पता है कि तुम्हारी माँ जो है अपनी सारी पावर का इस्तेमाल करते हुए हर 3 साल में जो पॉइजन का अटैक तुम्हारे ऊपर होता है उसे रोकने की कोशिश करती है। जब वो अपनी पावर का इस्तेमाल करती है तो उसकी वजह से तुम्हें तो अगले और 3 साल मिल जाते हैं, लेकिन उनकी लाइफ से 1 साल कम हो जाता है। इतनी ज्यादा उन्हें अपनी पावर का इस्तेमाल करना पड़ता है और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मुझे लगता है कि करीब 10 साल सिर्फ और बचे हैं। 10 साल के अंदर तुम्हारी माँ भी इस दुनिया से चल बसेगी अगर उन्होंने ऐसे ही हर 3 साल के अंदर तुम्हें अपनी पावर दी तो। इसलिए जिम्मेदारी तुम्हारी है कि तुम खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि तुम्हें अपने माँ की पावर की जरूरत ना पड़े। तुम खुद से ही उस पॉइजन को अटैक को संभाल लो और खुद को इतना ज्यादा पावरफुल बना लो कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने खड़े होकर भी ना देख सके। जो सुनकर तो युआन की आंखें एकदम खून से भी ज्यादा लाल हो गई होती है। उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि आज पहली बार उसे अपनी सच्चाई मालूम पड़ी कि उसके साथ जो ये सब हुआ है उसे करने वाला आखिर कौन सा इंसान है। युआन अपने फादर से पूछ रहा था फादर आपको कोई तरीका पता है जिस वजह से मैं अपनी माँ की जो लाइफ स्पैन है उन्हें बढ़ा सकता हूँ। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता कि मेरी माँ से 10 साल और ज्यादा जिंदा रहे। तब किंग वहाँ पर कह रहे होते हैं कुछ जीनियस हैं जिनके पास हेवन और अर्थ की पावर है। उन जीनियस के पास ही इतनी ज्यादा पावर होगी कि वो किसी के भी लाइफ स्पैन को बढ़ा सकते हैं।
मैंने दुनिया की हर ताकत लगा दी उनके पीछे कि कोई ना कोई तो उन्हें ढूंढ सके, लेकिन आज तक कि मैं कभी भी किसी इस तरह के जीनियस को नहीं ढूंढ पाया। ये सुनकर युवान कह रहा होता है, क्या हो कि अगर मैं खुद ही वैसा जीनियस बन जाऊं तो उसके बाद तो मैं अपनी माँ को ठीक कर सकता हूँ। एक बार मैं खुद को पावरफुल बना लूं तो उसके बाद दावो किंगडम मेरे सामने झुक कर है। मैं उन्हें उनकी औकात दिखा दूंगा कि हमारी फैमिली से पंगा लेने का आखिर अंजाम क्या होता है। मैं सारी की सारी चीजें खुद की पावर से करना चाहता हूँ, मुझे किसी की और जरूरत नहीं चाहिए। मैं खुद को ही इतना पावरफुल बना लूंगा कि सारी दुनिया मेरे सामने झुक कर रहेगी। ये सुनकर तो किंग को बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा होता है अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनकर। इसलिए वो युवान से कह रहे होते हैं, मेरे बेटे जब तुमने डिसाइड कर ही लिया है कि तुम खुद को पावरफुल बनाओगे तो आज मैं यहाँ पर कसम खाता हूँ कि आज मुझे यहाँ पर मुझसे जो भी हो सकेगा मैं वो सारी चीजें तुम्हारे लिए करने के लिए तैयार हूँ। कल तुम मुझे एंसेस्टर होली लैंड में आकर मिलना, मैं वहाँ पर किसी तरह की टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए तुम्हारी पावर बढ़ाने की कोशिश करूंगा। उम्मीद तो नहीं है कि ऐसा कुछ हो पाएगा, लेकिन ट्राई करने में क्या ही जाता है, इसलिए तुम कल वहाँ पर जरूर आना। अगले दिन युवान जब होली लैंड में आता है तो उसे वहाँ पर एक मास्टर दिखाई देते हैं जो सारे के सारे स्टूडेंट को पढ़ा रहे थे। वही यहाँ पर सारे स्टूडेंट को टेक्निक सिखाया करेंगे। इसलिए किंग ने जो यहाँ पर प्रिंस युवान का एडमिशन करवा दिया था ताकि यहाँ पर पढ़ने के बाद प्रिंस युवान खुद की और ज्यादा पावर बढ़ा सके और यहाँ पर रहने के बाद युवान को पता चलेगा कि किस तरह से कल्टीवेशन की जाती है। वहीं पर यूवी नाम की एक लड़की भी होती है जो प्रिंस को देखकर कहती है, प्रिंस लाओ मैं आपकी यहाँ पर मदद कर देती हूँ, आपको कुछ भी रहेगा तो मुझे बताना, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार रहूंगी। युवान यूवी से पूछ रहा होता है, मैंने सुना कि तुम्हारे ग्रैंडपा की तबीयत खराब है, उनकी हालत अभी कैसी है, क्या तुम मुझे उनके बारे में बता सकती हो? जिस पर यूवी कहती है, आपको उनके बारे में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी तबीयत में धीरे धीरे करते हुए सुधार आ रहा है। ग्रैंडपा ने कहा है कि वो कुछ दिनों के अंदर आपके फादर और आपकी पूरी फैमिली को घर पे इनवाइट करेंगे डिनर के लिए, लेकिन मुझे इस बात का डर लग रहा है कि मेरा तो एक छोटा मोटा सा घर है, उसमें वहाँ पर किंग आएंगे तो उनकी वहाँ पर बेइज्जती ना हो जाए कि ऐसे छोटे मोटे घर में वो कैसे चले गए। लेकिन युवान उससे कह रहा होता है, ऐसी बात कोई नहीं है, अगर तुम्हें मुझे नहीं बुलाना होगा तो मैं आऊंगा भी नहीं, ताकि थोड़ी और जगह हो जाए तुम्हारे छोटे से घर में। ये सुनकर यूवी जो होती है वो युवान के बारे में ही सोचने लगती है कि युवान ने काफी टाइम उसकी मदद की है। हर बार जब उसे किसी मुसीबत का सामना होता है तो युवान उसकी मदद करने के लिए आ ही जाता है। उसके ग्रैंडपा की तबीयत खराब हो या फिर कोई भी जरूरी काम क्यों ना हो, हर काम में युवान उसकी मदद के लिए हमेशा तैयार खड़ा रहता है। यही सारी चीजें वो वहाँ पर याद कर रही होती है। जिसके बाद युवान वहाँ पर यूवी से कह रहा था, तुम्हें पता है कि 2 महीने बाद ही हमारा एग्जाम आने वाला है, उसके लिए तो मैंने जरा सा भी तैयारी नहीं की। मुझे नहीं समझ आ रहा कि एग्जाम में मैं किस तरह से अपना परफॉर्मेंस दिखा पाऊंगा। मुझे लगता है कि मुझे बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। 2 महीना मेरे पास है, इन 2 महीने में मैं जी जान से मेहनत करूँ तो मैं वो एग्जाम भी अच्छे से क्लियर कर सकता हूँ। वहीं पर एक दूसरा डिसाइपल भी होता है, वो वहाँ पर युवान से कह रहा होता है, ज्यादा मेहनत करने की तुम्हें जरूरत है, लेकिन मैंने तो पहले से मेहनत करके अपना कोटा एग्जाम में पक्का कर लिया है। वो उसे वहाँ पे एक जेल भी दिखा रहा होता है जो उसे एग्जाम को पास करने के बाद मिल गया था। तब वहाँ पर दूसरा डिसाइपल जो होता है वो युवान से कह रहा होता है, कुछ टाइम पहले इसने यूवी के साथ फाइट की थी, उसी फाइट में इसने यूवी को हराकर इस जेड पेंडेंट को हासिल किया है, इस वजह से यहाँ पर इसका कोटा पूरा हो गया। तो वो डिसाइपल कह रहा होता है, तो इसमें कैसे गलत बात हुई, मैंने तो यहाँ पर फाइट को जीत कर ही जेड पेंडेंट को हासिल किया है ना। अगर युवान को भी ये जेड पेंडेंट चाहिए तो उसे भी फाइट करनी होगी और फाइट को जीतना पड़ेगा, उसके बाद तो इसे आसानी के साथ मिल ही जाएगा। भले ही वो प्रिंस क्यों ना हो, उसे फाइट में तो किसी न किसी को हराना ही पड़ेगा। वैसे प्रिंस बनने की वजह से उसे ऐसे फोकट में थोड़ी जेड पेंडेंट मिलने वाला है। ये सुनकर युवान जो होता है वहाँ पर उस डिसाइपल से कह रहा होता है, देखो मेरे पास भी एक जेड है, इसे रखो और मैं यहाँ पर तुम्हें चैलेंज करता हूँ, अगर मैंने तुम्हें इस फाइट में हरा दिया तो तुम्हारे पास जो जेड पेंडेंट है उसे उस इंसान को वापस करना होगा जिससे तुमने उसे छीना है, और अगर मैं यहाँ पर हार गया तो तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर वो डिसाइपल कह रहा होता है, अरे ये तो बहुत अच्छी बात है, जब प्रिंस मुझसे यहाँ पर फाइट करना चाहते तो मैं पीछे क्यों हटूं, जैसा आप कह रहे हैं वैसा ही होगा। अगर मैंने यहाँ पर इस राउंड को हार गया तो जिसे भी हरा कर मैंने यहाँ पर इस जेड को हासिल किया है मैं उसे उसकी सीट वापस कर दूंगा। ये सुनकर यूवी कह रही होती है, प्रिंस आपको पता है ना कि उसने मुझे ही हरा कर उस जेड को हासिल किया था, मैं यहाँ पर आपको फाइट करने नहीं देना चाहती, आपको मेरी वजह से किसी को मारने पीटने या फिर किसी से झगड़ा करने की जरूरत नहीं है, आप किसी मुसीबत में पड़ जाए मुझे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन युवान कह रहा होता है, दोस्ती में कब काम आएगी, हम दोनों दोस्त है ना, तो मैं तुम्हारी छोटी मोटी काम के लिए तो मदद कर ही सकता हूँ। वैसे भी उस डिसाइपल का एटीट्यूड मुझे पसंद नहीं आया कि वो उसने तुम्हें हराने के बाद तुमसे तो ठीक तरह से बात तक नहीं की। जिसके बाद वो डिसाइपल और युवान दोनों आमने सामने आकर खड़े हो जाते। सारे लोग बात कर रहे होते हैं कि प्रिंस युवान ने तो अभी तक अपने एक भी मेरिडियन को अनलॉक नहीं किया, जबकि उस डिसाइपल ने अपने 2 मेरिडियन को अनलॉक कर लिया है, तो आखिर इनकी फाइट यहाँ पर कैसे हो सकती है। डिसाइपल तो आसानी के साथ यहाँ पर प्रिंस युवान को बहुत बुरी तरीके से हरा देगा। वो डिसाइपल कह रहा होता है, मैंने नहीं सोचा था कि जब लड़की की बात आएगी तो देखो प्रिंस भी यहाँ पर इतना ज्यादा गुस्सा हो जाएंगे, लेकिन खैर अब क्या ही कर सकते हैं, लड़की का चक्कर बहुत बुरा होता है। जिसके बाद डिसाइपल अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए युवान की तरफ
बढ़ना शुरू कर देता है। उसने वहाँ पर उसके ऊपर अटैक भी कर दिया था, लेकिन यहाँ पर तो युआन को कुछ हुआ ही नहीं होता, जो देखकर उस डिसेबल के गुस्से का ठिकाना नहीं रहता। वो वहाँ पर युआन से कह रहा होता है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ कि जिसके पास 2 मेरिडियन अनलॉक होते हैं उसकी पावर क्या होती है। जिसके बाद उसने अपनी कल्टीवेशन पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर दिया था, जिस वजह से उसके अंदर से बहुत ही ज्यादा ऑरा बाहर निकल रहा होता है। और उस पावर का इस्तेमाल करते हुए वो सीधा का सीधा प्रिंस की तरफ ही बढ़ जाता है, जहाँ उन दोनों के बीच काफी जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है। सबसे पहले युआन तो वहाँ पर उसके अटैक से बच रहा था, और जैसे जैसे उसे मौका मिल रहा होता है वो उस डिसेबल के ऊपर अटैक भी करते जाता है, जहाँ युआन तो उस डिसेबल को कई टक्कर दे रहा था। ये देखकर डिसेबल भी हैरान रहता है कि मैं नहीं सोचा था कि प्रिंस युआन के पास इतनी पावर आ जाएगी। मैंने तो उन्हें नल्ला समझा था, लेकिन अब लगता है कि मुझे भी सीरियस होना पड़ेगा। जिसके बाद अब देखते ही देखते दोनों के बीच दोबारा से फाइट शुरू हो जाती है। दोनों अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए एक दूसरे के ऊपर अटैक किए जा रहे होते हैं। यहाँ पर जैसे वो डिसेबल थोड़ा सा पावरफुल का दिखाई दे रहा होता है, युआन को तो वहाँ पर गुस्सा ही आ जाता है। उसने अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए उस डिसेबल के ऊपर अटैक करके उसे उठाते हुए वहाँ से दूर फेंक दिया होता है, जिस वजह से ये राउंड यहाँ पर युआन जीत जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर तो प्रिंस युआन की एक भी मेरिडियन अनलॉक नहीं हुए, तब भी इन्होंने यहाँ पर इतनी आसानी के साथ इस डिसेबल को हरा दिया। ये तो कमाल की बात हो गई। प्रिंस युआन का तो यहाँ पर कोई जवाब ही नहीं। इसके बाद प्रिंस जो होता है वहाँ पर डिसेबल से कह रहा होता है, तुम अभी तक तो ऐसे इंसान को नहीं हरा पाए जिसने अभी तक की एक भी मेरिडियन को अनलॉक नहीं किया। इसलिए भलाई इसी में होगी कि 2 महीने बाद जो एग्जाम आने वाला है उसके अंदर तुम पार्टिसिपेट ही ना करो, बिला वजह खुद की वहाँ पर बेइज्जती करवाओगे। जिसके बाद उसने वहाँ पर उससे अपने जेट लेते हुए उसे वापस ले लिया होता है, और उस जेट को वहाँ पर यूवी को दे देता है, जिसे देते हुए कहता है दोबारा इस जेट को किसी को मत देना, ये जेट तुम्हारे पास ही बहुत अच्छा लगता है। युआन यूवी से वहाँ पर कह रहा होता है, देखो अभी थोड़ा टाइम बचा हुआ है एग्जामिनेशन आने में, तब तक अगर तुम्हें कल्टीवेशन रिसोर्सेज चाहिए तो मुझे बताना, मैं अपने रॉयल पैलेस के अंदर से तुम्हें सारे के सारे कल्टीवेशन रिसोर्सेज लाके दे दूंगा। जिस पर यूवी कह रही होती है, प्रिंस आपने मेरी बहुत मदद की है, ऐसे आप मदद करते रहोगे तो मैं खुद एक आलसी लड़की बन जाऊंगी, इसलिए कुछ काम आप मुझे खुद से ही करने दे तो उसी में अच्छा होगा, मैं हर चीज के लिए आप पे तो डिपेंड नहीं हो सकती ना। जिस पर युआन भी कहता, हाँ तुम बात तो बिल्कुल ठीक कह रही हो, इसलिए तुम्हें जैसा सही लगे तुम वो करो, मैं हर चीज में तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तब उस डिसेबल के पास एक दूसरा डिसेबल आता है जिसका नाम लिन फेंग था। वो डिसेबल लिन फेंग से कह रहा होता है, सीनियर मुझे माफ कर देना, मुझे नहीं पता था कि प्रिंस के पास इतनी ज्यादा पावर आ जाएगी, उसने तो मुझे आसानी के साथ हरा दिया, लगता है मैंने उसकी पावर को अंडर एस्टिमेट कर लिया था, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी। लेकिन लिन फेंग को तो वहाँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि आखिर यहाँ पर प्रिंस के सामने कैसे हार गया, उसे तो वहाँ पर प्रिंस को हरा कर उसकी बेइज्जती करनी चाहिए थी। इसी वजह से वो उस डिसेबल को बहुत ही ज्यादा मार रहा हो। उसी तरह किंग जो होते हैं प्रिंस युआन को एंसेस्टर होली लैंड के पास लेकर आते हैं, जहाँ पर उन्होंने उसे एक सीक्रेट जगह पर लेकर आया था। वहाँ पर एक फॉर्मेशन बना होता है। किंग युआन से कह रहे होते हैं, देखो यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल फॉर्मेशन बना है जिसे आज तक के जल्दी कोई भी एक्टिवेट नहीं कर पाया, तो मैं यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने की कोशिश करनी है, मैं देखना चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर पाते भी हो या फिर नहीं। तब युआन जो होता है वहाँ पर अपना थोड़ा सा ब्लड जमीन पे गिरा देता है ताकि उस ब्लड का इस्तेमाल करते हुए वहाँ पर उस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर सके। ब्लड यहाँ पर युआन को पहचानने की कोशिश करेगा कि वो इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट करने का सही हकदार है भी या फिर नहीं। उसे सही लगेगा तो यहाँ पर वो फॉर्मेशन एक्टिवेट होगा, वरना वो नहीं होगा। काफी देर तक इंतजार करने के बाद जब वहाँ पर फॉर्मेशन एक्टिवेट नहीं होता तो युआन वहाँ पर एकदम ज्यादा उदास हो जाता है कि मैं भी यहाँ पर इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया। लेकिन तभी उसके अंदर से काफी ज्यादा पावर बाहर निकल के आने लगती है। ऐसा लग रहा था कि वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो रहा है, और देखते ही देखते वो फॉर्मेशन वहाँ पर एक्टिवेट हो जाता है, जिसे देखकर तो युआन और किंग दोनों हैरान थे कि यहाँ पर तो युआन ने बड़ी आसानी के साथ इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। वो फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा बड़ा और पावरफुल दिखाई दे रहा था, जो कि पूरी की पूरी जगह को चारों तरफ से घेर लेता है। उसी के अंदर युआन भी चला गया होता है, उसके चारों तरफ एक शील्ड बन गई थी जिसके अंदर तो किंग भी नहीं आ पा रहे होते हैं। किंग को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर ये हो क्या रहा है, क्योंकि उन्होंने खुद आज तक इस फॉर्मेशन को एक्टिवेट नहीं कर पाया था। वो बस युआन से कह रहे होते अपना ख्याल रखना, और तभी देखते ही देखते फॉर्मेशन के अंदर से कई सारे अटैक निकलते हुए युआन के ऊपर ही करना शुरू कर देते हैं। ऐसा लग रहा था कि वो यहाँ पर युआन को टेस्ट करना चाहते हैं। युआन तो वहाँ पर ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था, उसे कह लग रहा होता है कि ये टेस्ट तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, इससे कहीं यहाँ पर मेरी जान ही ना चली जाए। इसलिए किंग कह रहे होते हैं युआन से कि जल्दी से बाहर निकल कर आ जाओ, तुम्हें इस फॉर्मेशन को नहीं सीखना है, जल्दी से बाहर आ जाओ। लेकिन युआन तो बाहर आने के लिए तैयार ही नहीं होता। वो वहाँ पर सारे के सारे अटैक को झेले जा रहा होता है ताकि देख सके कि आखिर ये फॉर्मेशन यहाँ पर करना क्या चाहता है। लेकिन इतने सारे अटैक लगने की वजह से वहाँ पर उसकी हालत एकदम ज्यादा खराब हो जाती है और वो वहीं पर बेहोश हो जाता है। लेकिन तब उसे याद आ रहा होता है कि मुझे अपने दुश्मनों का खात्मा करना है, ऐसे तो मैं यहाँ पर नहीं मर सकता। इसलिए वो पूरे गुस्से के साथ दोबारा खड़ा हो जाता है, और अब यहाँ पर उसकी बॉडी के अंदर से उसका पूरा का पूरा जोश देखा जा रहा था। वो यहाँ पर पूरी ताकत के साथ सारा का सारा फॉर्मेशन का टेस्ट लड़ने के लिए तैयार होता है। उसने सभी अटैक को खुद के ऊपर झेलना स्टार्ट कर दिया था ताकि अब कोई भी अटैक क्यों ना हो जाए उसके ऊपर, वो वहाँ पर इस फॉर्मेशन को झेल कर ही रहेगा, देखेगा आखिर के फॉर्मेशन कितना उसके ऊपर अटैक कर सकता है। अब फॉर्मेशन के अंदर
से हजारों तरीके की बिजलियां निकलकर बस युवान के अंदर ही जा रही होती है। ऐसा लग रहा था कि बिजलियों की वजह से युवान यहीं पर फट जाएगा, और तब भी वो वहाँ पर जैसे तैसे करते हुए सारी की सारी बिजलियों को अपने अंदर संभाले जा रहा था। और तब देखते ही देखते अचानक से पूरा फॉर्मेशन गायब हो जाता है। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर युवान गया कहाँ। किंग भी वहाँ पर उसे ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो उन्हें कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। लेकिन तब युवान खुद को किसी अलग ही जगह पर पाता है। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि ये जगह कैसी है, लेकिन वो वहाँ पर कुछ सोच समझ पाता। इससे पहले ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।